नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के सीरीज में हमारा ये लगभग 5वां वीडियो है। ठीक है, ये 5वां सीरीज है हमारा, जिसमें हम देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी का सीरीज हमारा पूरा 0 से चल रहा है। जिनको ज्योग्राफी नहीं आता है बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, आपको हर चीज आएगी। ठीक है, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, हम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आराम से ज्योग्राफी का एक एक चीज जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पिछले वीडियो में इससे एक जरूरी सूचना, जो लोग अगर पीछे का 4 सीरीज नहीं देखे हैं ज्योग्राफी का, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाइए वो चारों सीरीज देखिए। वो चारों सीरीज देखने के बाद जब ये 5वां सीरीज देखिएगा तो आपको हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में आप आइएगा तो आपको बोरिंग लगेगा, आप पता नहीं चलेगा कि ये चीज कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में हमारे जाइए, वहां से चारों सीरीज को देखिए बारीकी से। हमने उन्हीं चीज पर ज्यादा फोकस किया जहां से एग्जाम ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके वहां से जरूर पढ़िए चारों सीरीज, और चारों सीरीज पढ़ने के बाद ये 5वां सीरीज हमारा पढ़िए, जिससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, चलिए पिछले वीडियो में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने बुध के विषय में देखा था। ठीक है, बुध लास्ट हम लोग बुध को देखे थे। ठीक है, तो बुध जिसको इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है, आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताए थे कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जानने का प्रयास कीजिए। तो बुध को इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बुध के विषय में देखे थे कि ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका तापांतर सबसे अधिक होता है ना, और यह सूर्य को सबसे जल्दी घूम लेता है, यानी सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगा लेता है। ठीक है, लगभग 88 दिन में। और हम लोग देखे थे कि इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। उपग्रह कहने का मतलब होता है कि चंद्रमा, यानी जो मून होता है वो भी एक उपग्रह है, तो समझिए कि इसके पास कोई चंद्रमा नहीं होता है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि बुध के पास कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारे पिछले वीडियो का, यानी कि 4th जो लास्ट वीडियो था हम लोग उसमें ये लास्ट पॉइंट में हम लोग बुध के विषय में देखे थे। आज हमारा अगला ग्रह स्टार्ट हो रहा है। बुध के बाद आता है शुक्र। ठीक है, अब शुक्र के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। शुक्र जिसको इंग्लिश में वेनस कहा जाता है। ठीक है, तो हम शुक्र के विषय में जानने का प्रयास करें। देखिए हम लोग ऑलरेडी हमने बता चुका है आप लोगों को कि बुध सूर्य का नजदीक है, लेकिन बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम में बहुत मिस्टेक होता है, बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है तो आप बुध को टिक करते हैं, लेकिन बुध सूर्य से नजदीक है लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए शुक्र आया है, तो सबसे पहले शुक्र का हम पोजीशन देखने का प्रयास करें कि शुक्र का जो स्थिति है सौरमंडल में कहाँ है। तो देखिए अगर सूर्य से दूरी के क्रम में देखें, तो अगर दूरी का क्रम देखा जाए तो सूर्य से कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान, यानी दूसरा, बुध के बाद शुक्र। ठीक है, तो दूरी के क्रम में देखेंगे तो सेकंड। अगर वही चीज आपसे, जैसे हमने बताया था कि आकार के दृष्टि से भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑनलाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाता है कि आकार के दृष्टि से शुक्र का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आकार के दृष्टि से देखेंगे तो 4, पृथ्वी 5, पृथ्वी के बाद शुक्र, यानी छठा, 6th रैंक है ना। आकार के दृष्टि से देखेंगे तो छठा जो सबसे बड़ा है, बड़ा के दृष्टि से, जैसे सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, तो आकार के दृष्टि से देखेंगे तो आकार के दृष्टि से हमारा छठा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए
एक चीज, ये सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि बुध नजदीक होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं होता है। शुक्र हमारा सबसे, यानी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए आपसे तो हमारा शुक्र है। और शुक्र गर्म क्यों है? तो इसका मेन कारण है कि इसके वायुमंडल में लगभग 96% CO2। ठीक है, यानी कि शुक्र जो है, शुक्र के वायुमंडल में लगभग 96% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक गर्म ग्रह होता है, गर्म गैस होता है। ठीक है, सूर्य की वजह से ये जो गैस है CO2 गर्म होता है और ये भारी भी होता है, जो पृथ्वी के धरातल पर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए CO2 के कारण वहां पे वायुमंडल इतना गर्म हो जाता है, तो इसीलिए सबसे गर्म ग्रह माना जाता है किसको? हमारा शुक्र को। ठीक है, तो अब गलती मत कीजिएगा कि बुध सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, वन लाइनर में डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाता है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए और देखिए शुक्र के विषय में कि इसका ये पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है। यानी ये पृथ्वी का सबसे पड़ोसी है। ठीक है, यानी पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है। तो पृथ्वी का नजदीकी होने के कारण इसको पृथ्वी का भगिनी कहिए या बहन कहिए। पृथ्वी की बहन या संस्कृत में भगिनी, भगिनी का मतलब होता है बहन, संस्कृत भाषा है भगिनी, भगिनी का मतलब होता है बहन। तो पृथ्वी का बहन कहा जाता है किसको? शुक्र ग्रह को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि पृथ्वी के सबसे आपसे वन लाइनर में डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे शुक्र। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट इसमें देखिए अगला पॉइंट है कि ये शाम में, पश्चिम में और भोर में यानी सुबह में पूरब में। ठीक है, सांझ तथा भोर का तारा इसको कहते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को सांझ तथा भोर का तारा कहते हैं। और इसको सांझ या भोर का तारा क्यों कहते हैं? तो शाम के समय ये पश्चिम में और सुबह के समय यानी भोर के समय ये पूरब में चमकता है, इसीलिए इसको सांझ तथा भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे सांझ तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। यह लगभग पृथ्वी के आकार का है। ठीक है, ये जो है यानी शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी के आकार का ही है, यानी पृथ्वी इतना बड़ा ही है, तो इसको लगभग पृथ्वी के आकार के समान होने के कारण और इसके नजदीक यानी पृथ्वी के सबसे नजदीकी होने के कारण इसको पृथ्वी का बहन या भगिनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि इसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल। परिक्रमण काल और परिभ्रमण। जैसे इस कोई भी ग्रह है तो एक पता होना चाहिए कि वो अपने अक्ष पे नाचता है, जिसको दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, दैनिक गति।
और एक गति होती है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है, कोई भी ग्रह एक तो अपने अक्ष पे घूमता है जिसको दैनिक गति या घूर्णन गति कहिए, मैं लिख दे रहा हूं, दैनिक गति या घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति। और जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उनको परिक्रमण गति या परिभ्रमण। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर घूमेगा उसको परिक्रमण कहेंगे और अपने अक्ष पे जो घूमेगा उसको दैनिक कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो दैनिक गति है, इसका दैनिक गति लगभग 200, ये कंप्लीट करता है 225 दिन में, यानी अपने अक्ष पर लगभग 225 दिन में ये पूरा करता है, यानी अपने अक्ष पर घूमने में 225 दिन लगाता है और लगभग 243 दिन लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की देखिए यानी कि जो शुक्र ग्रह है 225 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है, जबकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा, लगभग 24 घंटा में एक चक्कर घूम जाती है। लेकिन शुक्र जो है अपने अक्ष पर 225 दिन लगा देता है अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में, और वहीं सूर्य की चारों ओर घूमने में 243 दिन लगा देता है सूर्य के चारों ओर घूमने में। तो एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है ऑलरेडी कि कौन ऐसा ग्रह है जिसका दैनिक गति और घूर्णन गति लगभग समान है। ठीक, यानी दैनिक यानी जो अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर लगभग बराबर दिन में घूम लेता है। ठीक है, तो देखिए जब तक ये अपना एक रोटेशन पूरा करता है, यानी एक चक्कर अपने अक्ष पे लगाता है, तब तक सूर्य के चारों ओर का भी इसका चक्कर पूरने वाला रहता है। ठीक है, यानी 225 दिन में अपने अक्ष पे घूमता है और 243 दिन में यानी सूर्य के चारों ओर घूम लेता है। ठीक है, अलग अलग बुक में 2-4-10 दिन का इधर उधर गैप है, अलग अलग बुक देखिएगा, सभी बुक में अलग अलग डाटा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान रखना है कि इसका जो घूर्णन गति है और परिक्रमण गति है लगभग समान है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका जो यानी कि अपने अक्ष पर घूमने का और सूर्य के चारों ओर घूमने का, ये दोनों जो बीच का जो डिफरेंस है दिन का लगभग समान हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका जो घूर्णन गति और परिक्रमण गति लगभग समान है, समान है नहीं, लगभग में मानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट कि इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यानी इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जिनको स्क्रीनशॉट लेना है। एक नोट बना के लिखिएगा, दिखाई दे रहा है, एक नोट बना के लिख लीजिएगा, शुक्र और अरुण विपरीत दिशा में घूमते हैं। अन्य ग्रहों की तुलना में ये दोनों विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, दिखाई दे रहा है, पूरब से पश्चिम। चलिए, शुक्र और अरुण जो है ये विपरीत दिशा में घूमते हैं और ग्रहों की तुलना में, यानी कि जो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सभी घूमते हैं पश्चिम से पूरब, लेकिन ये दोनों घूमते हैं पूरब से पश्चिम। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा वन लाइनर में कि शुक्र और अरुण जो है ये हमेशा विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, चलिए
अगला पॉइंट देखते हैं हमारा, यानी हमारा शुक्र से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने आपको नोट करा दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। एक पॉइंट इसमें, सबसे चमकीला, सबसे चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह भी हमारा कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, शुक्र हमारा सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो शुक्र। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब शुक्र के बाद तीसरा हमारा ग्रह आता है पृथ्वी। ठीक है, तो अब पृथ्वी के विषय में देखते हैं। पृथ्वी, जिसे इंग्लिश में अर्थ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब पृथ्वी के विषय में सारे फैक्ट्स को देखेंगे। तो पहला चीज कि सौरमंडल का मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ठीक है, सौरमंडल का मात्र एक यही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। तो पहला पॉइंट तो आप नोट कर लीजिएगा पृथ्वी के विषय में कि सौरमंडल का मात्र एक ऐसा ग्रह जहां पर जीवन संभव है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसका आकार और सूर्य से डिस्टेंस के क्रम दोनों लिख लेते हैं। ऐसे हमने तो बता दिया है, यानी दूरी के क्रम में देखा जाए तो तीसरा है, यानी थर्ड। ठीक है, और आकार के दृष्टि से देखा जाए तो ये फिफ्थ, यानी आकार के दृष्टि से सबसे बड़ा में पांचवा स्थान रखता है, जबकि सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखा जाए तो तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और झुकी हुई है तो कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, यानी 23.1/2 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक है, इसका आकार जो है, आकार यानी हमारे पृथ्वी पूरा गोल तो नहीं है, ऊपर थोड़ी चपटी है, नीचे थोड़ी चपटी है। ठीक है, तो इसके आकार को हम लोग भूआब कहते हैं। ठीक है, भूआब, जियोइड, जियोइड में भी जियोइड, यानी कि इसका जो आकार है, आकार इसका भूआब है। भूआब गोल नहीं है, क्योंकि लगभग संतरा आप लोग देखे होंगे, लगभग संतरे की आकार की है, जो यानी कि दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। चपटी होने के कारण इसके आकार को हम लोग भूआब कहते हैं, यानी कि जियोइड। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा कि इसका घूर्णन काल का अगर बात किया जाए, यानी घूर्णन काल जैसे हमने बताया आप लोग को कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमेगी उसको घूर्णन काल, और जो सूर्य के चारों ओर घूमेगी उसको परिक्रमण काल। ठीक है, तो घूर्णन काल यानी कि अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम जाती है। ठीक है, और सूर्य के और इसका परिक्रमण काल है, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर घूमती है वो घूमती है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, और थोड़ा सा डीपली जाए तो 46 सेकंड। ठीक है,
तो ये बीपीएससी में क्या कि बीपीएससी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग हम लोग जानते हैं 365 दिन, ठीक है, लेकिन बीपीएससी क्या है कि डायरेक्ट पूरा डाटा ही पूछ दे रहा है आजकल। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, ठीक। और गुणनकाल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, जो लगभग हम लोग मानते हैं लगभग 24 घंटा के, ठीक है। और ये लगभग मानते हैं 365 दिन, ठीक है। तो बीपीएससी का क्या है कि बीपीएससी डायरेक्ट थोड़ा डाटा ही पूछ देती है डीप में जाके, तो इसलिए डाटा हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का पता होगा कि मात्र एक उपग्रह है, यानी उपग्रह का मतलब चंद्रमा, जिसका नाम ही चंद्रमा है, ठीक है। तो मात्र एक उपग्रह लिख लेंगे, मात्र एक उपग्रह चंद्रमा, ठीक है। यानी जो हमारा उपग्रह है, यानी पृथ्वी का उपग्रह है, वो चंद्रमा है। मात्र एक ही उपग्रह है पृथ्वी पर, ठीक है। अब पता होगा आप लोगों को कि सूर्य से सबसे नजदीकी तारा जो है हमारा सूर्य है, और सूर्य के बाद दूसरा नजदीकी तारा जो है जो प्रोक्सिमा, हमने पहले ही बता दिया है ये सब, प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी पृथ्वी के दूसरा नजदीकी तारा आपसे पूछ लिया जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। और एक चीज बता दिए कि रात के समय सबसे चमकीला तारा जो चमकता है साइरस, साइरस यानी सूर्य के बाद दूसरा अगर कोई चमकीला तारा है तो साइरस है, ठीक है। लेकिन रात के समय में पूछ दिया जाए तो रात में सबसे चमकीला तारा जो है साइरस है, ठीक है। क्योंकि साइरस, सूर्य तो हमारा दिन में दिखाई नहीं देता है, लेकिन रात में अगर पूछ दिया जाए कि रात में सबसे चमकीला तारा कौन है तो साइरस, जिसे इंग्लिश में डॉग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। तो हिंदी याद रहे या ना रहे आपको, इंग्लिश तो पक्का याद रहेगा ना डॉग स्टार, ठीक है। तो साइरस जिसे डॉग स्टार कहते हैं, तो रात के समय में पूछ दिया जाए कि सबसे चमकीला तारा कौन है तो डॉग स्टार। अगर सूर्य से दूसरा पूछ दिया जाए कि सूर्य से के बाद दूसरा हमारा चमकीला तारा कौन है तो डॉग स्टार, क्योंकि सूर्य सबसे नजदीक तो सूर्य है, तो हमारे लिए तो सबसे चमकीला तारा सूर्य हो जाता है। लेकिन अगर रात का बात किया जाए तो रात में सूर्य दिखाई नहीं देता है, रात में जो तारा दिखाई देता है वो डॉग स्टार, सबसे चमकीला डॉग स्टार, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आगे हम लोग को ये जो पृथ्वी है फिर पूरा डीपली पढ़ने को आगे मिलेगा, अभी ग्रह में थोड़ा सा जान लीजिए इसके विषय में। और एक चीज यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसको नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है, नीला ग्रह। और इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंतरिक्ष से देखने के बाद ये नीला दिखाई देता है। और नीला क्यों दिखाई देता है कि लगभग 71% भाग पर पानी है, यानी 1/3 भाग पर इसका पानी है, जिसके वजह से ये अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा गया है, पानी की अधिकता होने के कारण इसको नीला ग्रह कहा गया, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। बस अभी पृथ्वी में इतना जान लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग ग्रह पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग को पृथ्वी पूरा डीपली पढ़ने, पूरा पृथ्वी का हम लोग संरचना पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए अगला ग्रह आता है हमारा मंगल ग्रह। चौथा हमारा आता है मंगल। मंगल ग्रह वेनुस अर्थ मार्स, जिसे इंग्लिश में MARS मार्स, ठीक है, इंग्लिश में जिसे मार्स कहते हैं। अगला पॉइंट कि इसका सबसे पहले पोजीशन जान लेते हैं। तो दूरी के क्रम में अगर पूछा जाए तो चौथा। अगर आकार में यानी कि साइज में पूछ दिया जाए, आकार लिख दे रहे हैं, आकार यानी साइज में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो साइज में निकाल लीजिए, नीचे से 7th आ जाएगा, 7th, ठीक है। तो आकार के दृष्टि से ये 7वां सबसे बड़ा है, 7वां, यानी कि लगभग अगर नीचे से पूछ दिया जाए कि नीचे से आकार की दृष्टि में अगर सबसे बड़ा सजा दिया जाए
तो नीचे से कौन सा स्थान है तो आप निकाल सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहां पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। यानी जो मास यानी जो मंगल ग्रह है वहां पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है, अब आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ये लाल दिखता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लाल क्यों दिखता है, यानी कि जो मंगल ग्रह है वो लाल क्यों दिखता है। तो ध्यान रखिएगा आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल दिखता है और इसके लाल दिखने के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल दिखता है और इसके लाल दिखने के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसका जो घूर्णन काल है, इसका घूर्णन काल ध्यान से सुनिएगा, इसका घूर्णन काल जो है लगभग पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है। फिर से सुनिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह का घूर्णन काल लगभग पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह का घूर्णन काल लगभग पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। इसका घूर्णन काल है 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकेंड। 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकेंड और हमारे पृथ्वी का है 23 घंटा कितना 23 घंटा 54 मिनट 56 सेकेंड 4 सेकेंड 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, और इसका है 24 घंटा 37 मिनट, लगभग 1 घंटा का डिफरेंस है। में भी लगभग 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा नहीं होगा, आधा घंटा लगभग में मानना है तो आधा घंटा मानिए। ठीक है, तो इसका घूर्णन काल यानी मंगल का जो घूर्णन काल है लगभग पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है। तो ये पॉइंट आपसे डायरेक्ट वन लाइनर में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए और इसका और ये पृथ्वी के समान किस मैटर में आ जाता है। दूसरा चीज कि इसका जो अक्षीय झुकाव यानी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव यानी अक्ष पे झुका हुआ है हमारी पृथ्वी, यानी जो पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये 25 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ये 25 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, 25 डिग्री 12 मिनट झुका हुआ है, यानी मंगल ग्रह जो है अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है तो 25 डिग्री 12 मिनट अक्ष पर झुका, लिख लीजिएगा। यानी मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है 25 डिग्री और 12 मिनट। यही कारण है कि इसका जो घूर्णन काल है ये पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है, क्योंकि इसका झुकाव भी तो पृथ्वी के बराबर है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये 25 डिग्री झुका हुआ है, तो लगभग पृथ्वी के झुकाव के बराबर है। इसीलिए इसका घूर्णन काल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। घूर्णन काल, परिक्रमण काल नहीं। और घूर्णन काल हमने बताया कि अपने अक्ष पे घूमेगा, तो जैसे अपने ये कोई हमारा ग्रह है, ठीक है, एक बार समझ लीजिए, ये कोई ग्रह है, अगर ये अपने जगह पर घूम रहा है तो इसको घूर्णन काल कहेंगे, यानी दैनिक गति कहेंगे इसको। ठीक है, अपने अक्ष पे घूम रहा है, देखिए अपने अक्ष पे घूम रहा है तो इसको घूर्णन काल कहेंगे। अब देखिए, अब ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये कोई ग्रह है। अब ये ग्रह इसके चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए इधर से घूम के फिर इधर एक चक्कर लगा लिया। ठीक है, तो ये जो चक्कर लगाएगा इसको परिक्रमण काल कहेंगे। ठीक है, घूर्णन काल, परिक्रमण काल समझ गए। ये अगर अपने अक्ष पे घूमेगा तो घूर्णन काल, और सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो उसको परिक्रमण काल कहेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने बताया आपको कि इसका जो घूर्णन काल है यानी मंगल ग्रह का जो घूर्णन काल है वो पृथ्वी के घूर्णन काल के लगभग बराबर है। ठीक है,
तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। ओलंपस। ओलंपस क्या है? तो देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, यानी सौर मंडल में सबसे बड़ा कोई ज्वालामुखी है तो वो ओलंपस है, जो कहां पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, फिर से सुनिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा अगर कोई ज्वालामुखी है, आपसे पूछा जाए सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो ओलंपस है। ठीक है, अगर पृथ्वी पे पूछा जाए, किसी ग्रह पे पूछा जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपसे सौर मंडल का बात किया जाए कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, तो ओलंपस है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओलंपस मेसी, पूरा नाम देखिए, ओलंपस मेसी। ओलंपस मेसी, पूरा नाम ओलंपस मेसी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट एक है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया क्या है? तो निक्स ओलंपिया सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा पहाड़ है। ठीक है, निक्स ओलंपिया यानी सौर मंडल में सबसे बड़ा पहाड़ अगर कोई है तो निक्स ओलंपिया है। अब जैसा कि हम लोग पृथ्वी पर मानते हैं कि माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना है। ठीक है, यानी जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट से वो 3 गुना बड़ा है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि निक्स ओलंपिया जो है पर्वत, निक्स ओलंपिया पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है और सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। और ओलंपस मेसी जो कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो स्थित है कहां पर? मंगल ग्रह पर। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। ठीक है, तो हमारा मंगल ग्रह समाप्त हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सीरीज देखेंगे, यानी जो भी हमारा ग्रह बच रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या है कि थोड़ा सा जैसे ग्रह पढ़ रहे हैं तो ग्रह में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले रहे हैं कि हाँ मंगल ग्रह में क्या क्या चीज है। ये चीज, हर चीज आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज मिलेगा आपको आगे पढ़ने के लिए, पूरा डीपली हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डीपली। ठीक है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग नॉलेज ले रहे हैं कि आखिर पृथ्वी के विषय में क्या है। मंगल आ गया तो मंगल के विषय में 2-4-10 लाइन हम लोग जान लिए कि हाँ मंगल पे क्या है। बुध आ गया तो बुध के विषय में 2-4 लाइन जान लिए। ठीक है, ये चीज आपको फिर बारीकी से मिलते रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग को ब्रह्मांड में अभी हमारा चैप्टर अभी बाकी है। ठीक है, चलिए तो ये ओलंपस मेसी सबसे बड़ा ज्वालामुखी याद रखिएगा सौरमंडल का, और निक्स ओलंपिया पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, जो कहां पर स्थित है? हमारा मंगल ग्रह पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सीरीज देखेंगे। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, बाकी हम जितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।